हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आ चुका है हमारी स्क्रीन पर एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं और जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब चलिए हमें अपने फटाफट ये सारे के सारे लिखने हैं अपने इक्वेशन फॉर्म में। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। अब इसके लिए हमें क्या जरूरी है, इसके लिए हमें जरूरी है कि हम स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें और जो स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है उसी को लिखते हैं हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो चलिए, सारे पार्ट्स तो मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं 8 पार्ट। तो मैं करूँगी आपके लिए सारे के सारे इवन पार्ट्स सॉल्व और ऑड पार्ट्स आप करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट इवन पार्ट यानी कि सेकेंड वन, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। तो सबसे पहले तो भाई हमारा सम करना है हमें x एंड y का। तो x प्लस y हो गया भाई हमारा सम ऑफ x एंड y। अब यहाँ पर भाई वेरिएबल्स हैं तो हम इन्हें ऐड तो कर नहीं सकते, नंबर्स होते तो हम फटाफट ऐड कर देते। तो हमने जो आया उसको एज इट इज लिख दिया और इसका क्या किया गया है, 1/2 कर देना है। तो 1/2 ऑफ सम x एंड y। अब पहले स्टेटमेंट में तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब हम सबको ही पता है कि भाई 1/2 है और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन में और ये 1 इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो गया भाई, x प्लस वाई हो गया और अपॉन 2 हमारा एज इट इज आ गया। तो ये हो गया इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। भाई बहुत ही आसान है, प्रोडक्ट की बात की है तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो p इंटू क्यू और इसका 1/4 यानी 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ p नंबर्स p एंड q। तो इसको जब आप प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो गया, 1/2 इंटू पी क्यू। राइट, वेरिएबल्स में अगर प्रोडक्ट होता है तो हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू, सॉरी 1/4 है तो मैंने यहाँ पे 1/4 कर दिया और ये हो गया पी क्यू बाई 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन यानी कि अपना सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या किया गया, क्या कहा जा रहा है, नंबर्स 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। मतलब कि नंबर 5 को ऐड किया जा रहा है, जो ये प्रोडक्ट आ रहा है इसके 3 टाइम्स प्रोडक्ट करने के बाद। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका स्टेटमेंट का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले हम कर लेंगे अपना प्रोडक्ट ऑफ mn और इसका 3 टाइम्स। ठीक है, और उसमें फिर हम ऐड कर देंगे नंबर 5 को। यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको लिख देना है अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा जब आप इसको लिखेंगे, 3mn प्लस 5। तो देखिए कितने आसान है। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। यानी कि इसका सम हमने सब्ट्रैक्ट किया है इन्हीं के प्रोडक्ट से। तो बहुत ही आसान है। तो देखिए पहले तो प्रोडक्ट ऑफ a एंड b लिख लेते हैं, तो ए बी। ठीक है, a इंटू बी और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सम ऑफ a प्लस b। तो हमारा एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या आ गया, ये हो गया ए बी माइनस इन द ब्रैकेट a प्लस b यानी इसका सम। तो बहुत क्लियर है, अगर आप इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से लिख जाएगा, ए बी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि माइनस जो है वो इनसाइड जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन को कर देगा चेंज।
ठीक है, तो ये आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने कर दिए सारे के सारे इवन पार्ट्स आपके लिए सॉल्व, और आप करना ऑड पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ठीक है, अब देखिए हमें सबसे पहले तो अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में होना चाहिए क्लियर। भाई ये तो आप बहुत टाइम से अपने क्लास 6 में भी पढ़ते चले आ रहे हैं, और क्लास 7 में भी जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्या होता है भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? हमारा जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें ईच टर्म सेपरेटेड होता है ईदर बाय प्लस साइन और बाई माइनस साइन। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बात करूं अपने ए पार्ट की, तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। क्या है? जो भी हमारा जिनके बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा वो बना देंगे उसके टर्म्स को। तो यहाँ पर एक है हमारा एक्स, या आप कह सकते हो प्लस एक्स टर्म, और एक है हमारा -3। ठीक है, अब चलिए फटाफट हम लिखते हैं इसको फैक्टर ट्री की, सॉरी अपने ट्री डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए हमारा एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर, तो एक्सप्रेशन है हमारा x - 3। अब इसके टर्म्स लिखेंगे तो टर्म्स या तो प्लस एक्स लिख दीजिए आप, या सिर्फ x ही लिख दीजिए, और दूसरा टर्म है हमारा -3। अब भाई फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर या वो वैल्यूज होती हैं जो आपकी गिवन वैल्यू को कंप्लीटली डिवाइड करती हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने जब फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स चैप्टर पढ़ा था, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे क्या दो वैल्यूज हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकती हैं? एक तो 1 तो होता ही है बाई डिफॉल्ट, 1 तो सभी को डिवाइड करता है, और इसका दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? x, यानी जब इसको आप x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा -1, क्योंकि जब आप इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, और एक इसका फैक्टर हो जाएगा 3, यानी जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टर आ जाएगा -1। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, ये हो गया इसका इस एक्सप्रेशन के टर्म्स, और ये एक्सप्रेशन तो हमें पता ही था। चलिए अब करते हैं अपना बी पार्ट। तो देखो बच्चों हमारा सेकंड एक्सप्रेशन था, यानी कि बी पार्ट का एक्सप्रेशन था 1 + x + x²। अब इसके मैंने टर्म्स लिख लिए, इसको आप +1 भी लिख सकते थे, लेकिन ये तो अंडरस्टूड होता है कि अगर कोई भी साइन नहीं है हमारे किसी टर्म के आगे तो वो होता है भाई पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा हमारा टर्म हो गया +x, और तीसरा हो गया x²। प्लस के थे तो आप इनके साइन इग्नोर कर भी सकते थे, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लस साइन भी लगा दिया है। अब चलिए फैक्टर्स लिखते हैं। तो 1 तो भाई अपने ही 1 से ही डिविजिबल होगा, तो इसका फैक्टर हो गया 1। x के क्या क्या हो जाएंगे? एक तो ये 1 से डिविजिबल हो गई, और एक इस खुद से डिविजिबल होगा x से। ठीक है, सिमिलरली हमारे x² के क्या हो जाएंगे? 1x एंड x, यानी कि जब आप इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x। ठीक है, तो इसके हो गए हमारे 1x एंड x, तो इसके यही फैक्टर्स हो गए। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों अब देखते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमें दिया गया है y - y³। अब ये तो एक्सप्रेशन है तो इसके फटाफट टर्म लिख लिए। तो एक टर्म हो गया इसका y, और एक हो गया इसका -y³। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड y, और इसको क्या कर सकते हैं हम? ये हमारा क्यूब है, तो यानी कि एक तो इसका फैक्टर हो गया -1, एक हो जाएगा y एंड y। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, सारे के सारे फैक्टर्स इसके भी लिख लिए। अब करते हैं अपना डी पार्ट। बच्चों अब डी पार्ट में हमें क्या एक्सप्रेशन दिया गया है? हमें एक्सप्रेशन दिया गया है 5xy² + 7x²y। ठीक है, अब इसके टर्म्स लिख लेते हैं फटाफट। तो टर्म्स इसके क्या हो गए? एक हमारा प्लस का 5xy² हो गया, या आप लिख सकते हैं सिर्फ 5xy², और एक हो गया हमारा 7x²y। ठीक है, अब इसके सारे फैक्टर्स लिख देते हैं फटाफट। तो जो भी ये जितने भी वैल्यू है आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, यानी कि 5x और y हमारा कितने टाइम है? 2 टाइम्स। तो ये सारे हो गए इसके फैक्टर, यानी कि सारी की सारी चीजें इसको डिवाइड करेंगी। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली इसके फैक्टर्स हो गए 7x एंड y। तो हो गया ना फटाफट सॉल्व। अब करते हैं इसका ई पार्ट। अब हमारा ई पार्ट में जो एक्सप्रेशन दिया है वो है -ab
प्लस 2v² माइनस 3a²। तो चलिए फटाफट इसके सारे टर्म्स लिख लेते हैं। इसके हो गए माइनस ab, ये हो गया प्लस का 2v², या आप 2v² भी लिख सकते थे, और ये हो गया इसका टर्म माइनस 3a²। तो ये तो हमने लिख दिए इसके टर्म्स। ठीक है, अब हमें लिखने हैं फैक्टर्स। तो चलिए फटाफट लिखते हैं अपने फैक्टर्स भी। तो देखिए हमारा इसका क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, जो भी वे वैल्यू है और इसमें -1 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो -1ab। सिमिलरली इसके क्या हो जाएंगे हमारे, इसके हो गए हमारे 2 प्लस का 2 या 2bb। सिमिलरली इसके फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे -3a, यानी कि यही जो है इसको आपने लिख दिया 3 × a हो गया ना ये, तो यही इसके सारे फैक्टर्स हो गए। यानी ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे एक्सप्रेशंस ट्री डायग्राम से, और हमें पता चल गए सारे टर्म्स एंड उनके फैक्टर्स। तो चलिए चलते हैं अब इसके इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर अब अपने बस बताने हैं कि क्या टर्म्स हैं और क्या उनके फैक्टर्स हैं। तो इसके लिए बना लेते हैं एक टेबल और फटाफट उसमें ही लिखते जाएंगे ईच एक्सप्रेशन, उसके टर्म्स और उसके फैक्टर्स को। तो देखिए बच्चों हमारा पहला एक्सप्रेशन है -4x + 5। अब मैं लिख देती हूँ उसके फटाफट टर्म्स। तो एक तो है हमारा -4x और दूसरा है हमारा प्लस का 5, या आप 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे -4x एंड 5। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब करते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें दिए गए हैं -4x + 5y, है ना, यही दिया गया है। तो ये भी हमारा बाइनोमियल है, यानी इसके 2 टर्म्स हैं। तो इसमें हम लिख देंगे अपने फटाफट टर्म्स -4x एंड + 5y। अब इसके क्या क्या हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स, जो जो ये हमारे वेरिएबल्स हैं और जो जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे इसके हो जाएंगे फैक्टर्स, यानी कि -4x 5y, ये सारे के सारे हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब करते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट में हमें दिया गया है 5y + 3y²। तो इसके क्या हो गए हमारे टर्म्स, इसके 2 टर्म्स हो गए, ये है 5y, या प्लस का 5y भी लिख सकते थे, और प्लस 3y²। अब इसके फटाफट लिख देते हैं फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स हो गए 5y 3y। कितने आसान है, फटाफट लिख दिए। अब करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमें क्या दिया गया, xy + 2x² y²। ठीक है, अब इसके क्या टर्म्स हैं, इसके भी टर्म्स हैं हमारे 2 ही, xy एंड 2 प्लस का 2x² y²। अब फटाफट लिख देंगे सारे के सारे अपने फैक्टर्स। तो क्या फैक्टर्स हो गए, x y, और फिर हो गया हमारा 2, फिर x y। तो ये हो गए इसके सारे फैक्टर्स। बहुत ही आसान था, फटाफट लिख लिए। अब आ जाते हैं अपने ई पार्ट पे। तो ई पार्ट में हमें दिया गया है pq + q। ठीक है, तो इसके क्या टर्म्स हो गए, pq एंड प्लस का q। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर्स हो जाएंगे p, q एंड अगेन q। क्लियर हो गया होगा। आप लिखते हैं अपना F1। तो बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है, अपने जो एक्सप्रेशंस में वैल्यूज दी गई है बस उनको ही सेपरेट करके लिख देना है विद रिस्पेक्ट टू साइन। अगर प्लस का साइन है तो भाई प्लस तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन माइनस है तो भाई आपको मेंशन करना है, और उन्हीं को लिख देना है बस फैक्टर्स में अपने, जो भी एक्सप्रेशंस में वैल्यूज दी गई हैं और वेरिएबल्स दिए गए हैं, ईच वन सेपरेटेड बाई कॉमा। अब एफ में हमारा है 1.2 AB - 2.4b + 3.6a। तो चलिए फटाफट इसके टर्म्स लिखते हैं। तो सारे के सारे टर्म्स होते हैं हमारे एक्सप्रेशन में सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो चलिए विद रिस्पेक्ट टू साइन लिखते हैं। तो ये तो पॉजिटिव है, तो आप चाहें तो इसमें प्लस साइन लगाइए, नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन भाई सेकंड टर्म है नेगेटिव, तो इसको लिखेंगे -2.4b। ठीक है, और थर्ड टर्म हमारा है वो भी
प्लस का है तो आप चाहिए तो प्लस मेंशन करिए, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट टर्म है तो हमने इसका प्लस साइन भी लगा दिया और इसको लिख दिया। अब फटाफट इसके सारे फैक्टर्स लिख देते हैं। तो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, पहले टर्म के हो गए 1.2 ए एंड बी, दूसरे का हो गया हमारा माइनस का 2.4 बी, ठीक है, और थर्ड का हमारा हो गया प्लस का 3.6, या आप सिर्फ 3.6 लिख दीजिए, और ए। तो ये सारे हो गए इसके फैक्टर्स। तो देखिए सारे एक्सप्रेशंस, उनके टर्म्स और फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। तो बच्चों ये तो कर लिया हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 के A to F पार्ट सॉल्व। अब करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2 के G एंड H पार्ट। तो चलिए फटाफट इनके भी लिखते हैं हम अपने टर्म्स एंड फैक्टर्स। तो देखिए बच्चों मैंने दोनों एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं, आप फटाफट इनके टर्म्स लिखते हैं और इनके फैक्टर्स लिखते हैं। तो हमारा पहला क्या है 3/4x प्लस 1/4। तो इसके टर्म्स क्या हो गए, एक हो गया हमारा 3/4x और एक हो गया प्लस का 1/4, या आप लिख सकते हैं सिर्फ 1/4, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं तो आप इनके साइन को इग्नोर कर सकते हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो हो गया देखिए पहले टर्म के हो गए 3/4 और x, और दूसरे के हो गए 1/4 ही। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। सिमिलरली आ गए अपने h पर। तो h में हमारे देखिए पहला टर्म हो गया 0.1 p² और दूसरा टर्म हो गया हमारा 0.2 q²। अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं अपने पहले टर्म के फैक्टर्स। तो ये हो गए 0.1 कॉमा p को हम कैसे लिख सकते हैं, p इंटू पी यानी कि p²। सिमिलरली देखिए सबको सेपरेट कर दिया कॉमा से। अब इसके बाद आ गए 0.2 और q² को हम लिख सकते हैं q इंटू क्यू यानी कि q इसके हो गए फैक्टर्स। तो देखिए कुछ इन्हीं को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया और वो हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, ब्रैकेट में दिया गया अदर देन कॉन्स्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, सारे के सारे नंबर्स वैल्यूज को हम कहते हैं कांस्टेंट, और जितने भी वेरिएबल्स होते हैं भाई वो होते हैं हमारे एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकल चीजें जो होती हैं वो होती हैं हमारी वेरिएबल्स, ठीक है। आप देखिए हमें इसमें सारे के सारे जो भी हमारे ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनमें फाइंड करना है अपना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म, लेकिन कांस्टेंट वैल्यूज को टच नहीं करना है। कांस्टेंट वैल्यू हमारी हो जाएंगी नंबर्स। तो चलिए फटाफट देखते हैं अपने फर्स्ट वन में कि हमारा क्या है यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम टच नहीं करेंगे। हमारा जो टर्म है वो है -3t², ठीक है, और इसमें हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, इसमें हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -3, यानी कि हमें केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अपने वेरिएबल वाले टर्म्स को देखना है और उनके साथ क्या न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड है, यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन तो हो गया होगा क्लियर और पहला पार्ट भी हो गया होगा क्लियर। अब करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर हम कांस्टेंट वैल्यू को टच नहीं करेंगे, बाकी जो हमारे टर्म्स हैं वो है t प्लस का t², प्लस का t लिखना चाहें तो प्लस का t भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो केवल t² भी, रॉन्ग नहीं है क्योंकि प्लस साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन केवल हमारा प्लस साइन ही इग्नोर होता है। अगर हम इन सबको जब टुगेदर लिखेंगे तो इनके बीच में क्या साइन होगा, प्लस। अगर वो माइनस है तो भाई हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा टर्म tq। अब इन सब के क्या कोफिशिएंट होंगे न्यूमेरिकल, सब में 1 1 1 का मल्टीप्लाई है तो इन सब के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1 1 1। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में हमारा है सारे के सारे जो टर्म्स हैं उनमें है वेरिएबल, ठीक है, कोई भी हमारा अलोन केवल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसके सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, x प्लस का 2xy एंड 3y। अब सारों के सारों के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गए, अगर हमारे किसी भी टर्म के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो वो होती है हमेशा 1। तो यानी कि हमारा x का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो है 1, ठीक है। अब हमारा सेकेंड टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट +2 और हमारा थर्ड टर्म का है +3, या आप लिख सकते थे केवल 2 और 3 भी, ठीक है। अब करते हैं अपना फोर्थ वन। फोर्थ वन में हमारा देखिए दोनों ही वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, तो टर्म्स क्या क्या है 100m एंड 1000m, और हमारे क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इनके, जो भी इनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड है, यानी कि 100 एंड 1000, ठीक है। अब आ गए अपने नेक्स्ट वन पर।
नेक्स्ट है यानी कि फिफ्थ वन में देखिए यहाँ पर हमें कुछ भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे टर्म्स क्या है हमारे माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 7 प्लस का 7 पी क्यू लिख दीजिए, या आप केवल लिख दीजिए पी क्यू, तो 7 पी क्यू वो भी रॉन्ग नहीं है। लेकिन जब आप इन दोनों को टुगेदर लिखेंगे तो जिस टर्म के आगे साइन नहीं है वो होगा हमारा पॉजिटिव टर्म। ठीक है, आप देखिए इसमें हमारे पहले वाले का क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1 यानी कि नंबर वैल्यू। ठीक है, और हमारे सेकेंड टर्म का हो जाएगा +7। तो देखिए सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हमने लिख लिए टर्म्स भी, और सारों के सारे जितने टर्म्स थे हमारे वेरिएबल एसोसिएटेड उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। हमें कांस्टेंट वैल्यूज़ को नहीं लिखना था तो हमने नहीं लिखा। तो हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3 के ही रिमेनिंग पार्ट्स यानी कि 6, 7, 8 एंड 9 पार्ट। तो चलिए फटाफट इनमें भी लिखते हैं अपने टर्म्स और उनके साथ जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एसोसिएटेड है यानी कि नंबर वैल्यू एसोसिएटेड है उसको। तो देखिए इसमें हमारा क्या क्या है, इसमें हमारे टर्म्स हैं 1.2a एंड प्लस का लिख दिया 0.8b। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या क्या होगा लिख देते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गए हमारे पहले टर्म में हो गया 1.2 और दूसरे टर्म में हो गया हमारा 0.8 यानी कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वेरिएबल्स के साथ वही हो गए उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर केवल एक ही टर्म है। ठीक है, और उसके साथ क्या कांस्टेंट वैल्यू है हमारी 3.14 यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फॉर द 8th वन हो गया हमारा 3.14। सिमिलरली इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 × l + b है ना, ये तो 2l + 2b। ठीक है, यानी कि इसके दो टर्म्स हो गए 2l एंड +2b और दोनों के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गए 2 and 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन में हमारे क्या टर्म्स हैं 0.1y। ठीक है, एंड 0.01y² और दोनों ही टर्म्स के साथ क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज है, फर्स्ट टर्म के साथ है 0.1 तो इसका हो गया 0.1 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सेकंड के साथ है 0.01 तो इसका हो गया 0.01 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो ये भी हो गए होंगे आपको अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई, ए पार्ट है यहाँ पर, फोर्थ में हमारे दो पार्ट है जिसमें से पहले करने जा रहे हैं अपना ए पार्ट। तो ए पार्ट में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि हमें जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनमें केवल देखना है वो टर्म जो है जो जिसके पास है एक्स एज अ वेरिएबल और उसी का हमें लिखना है अपना कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा वो मैं आपको जब सॉल्व करेंगे तब बताती हूँ। तो देखिए पहले क्वेश्चन में यानी कि पहले पार्ट में हमारा टर्म जिसमें एसोसिएटेड है या जो कंटेन किए हुए एक्स है वो है y² x। अब इसका x का कोफिशिएंट हो जाएगा, x को हटा दीजिए और जितनी भी वैल्यूज इसके साथ एसोसिएटेड है x वेरिएबल के साथ वही हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। यानी कि जो टर्म कंटेन किए हुए x उसमें से x को हटा दीजिए, रेस्ट ऑल हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x इसमें हो गया y²। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 13y² - 8yx। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे इस टर्म में x है नहीं तो इसको हम नहीं लेंगे। किस टर्म में हमारे कंटेन हुआ है x, इसमें माइनस का 8yx में, यानी कि माइनस का 8yx और इसमें क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट ऑफ x को हटा के बाकी सारी वैल्यू हो जाएंगी हमारे x का कोफिशिएंट। यानी कि देखिए क्या बचा, x को हटाते ही -8y, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया यहाँ पर -8y। ठीक है, केवल हमें वही टर्म लिखना है और उसी में x का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए भाई 1 1 लिख दिया। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ही। आप देखिए यहाँ पर कौन सा टर्म है जिसने x को कंटेन कर रखा है, 1x, या केवल x भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट ऑफ x हो गया हमारा केवल न्यूमेरिकल वैल्यू 1। ठीक है, सिमिलरली आ जाइए यहाँ पर।
अब यहाँ पे देखिए केवल ये टर्म के पास है x, तो यानी कि यही टर्म हमें लिखना है, यानी कि प्लस का zx, और x को हटा दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज इसका कोफिशिएंट हो जाएंगी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x इसमें हो गया हमारा प्लस z लिख दीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं केवल z भी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वन पर। अब इसमें हमारे दो टर्म्स हैं जिसके पास है x, यानी कि x प्लस का x एंड प्लस का xy। अब यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, जहाँ पर किसी टर्म में वहाँ पर होती है हमारी 1। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, यानी दो टर्म्स थे तो दोनों का हो गया, पहले टर्म का हो गया 1 या +1, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए, और दूसरे का हमारा हो गया +y, यानी कि x को हटा के जो भी वैल्यू उसके साथ एसोसिएटेड है वो हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। ठीक है, सिमिलरली आ जाइए अपने इसमें। अब देखिए यहाँ ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कौन सा टर्म है जिसने कंटेन कर रखा है x, 12xy²। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, हटा दीजिए x और क्या बचा, केवल 12y², यानी कि 12y² हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस टर्म। ठीक है, नेक्स्ट वन पर आ गए, तो इसमें देखिए दोनों ही टर्म्स में x है, तो दोनों ही टर्म्स को लिख लेते हैं 7x एंड xy²। ठीक है, अब इसमें देखिए आप x के साथ यहाँ पर क्या एसोसिएटेड है 7, तो x हटाया तो क्या बचा 7, तो कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट टर्म हो गया 7 और सेकंड टर्म में हो गया हमारा प्लस का y² या y²। ठीक है, तो सारे के सारे हमने कोफिशिएंट लिख लिए अपने x के, और वो सारे टर्म्स लिखे जिनमें x कंटेन था। आई होप ये क्वेश्चन भी लगा होगा आपको सुपर डुपर इजी। अब करते हैं इसी के बी पार्ट को सॉल्व। चलो बच्चों फटाफट देखते हैं हमारा बी पार्ट क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। अब हमें केवल लिखना है अपने जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं वो टर्म जिसमें है y² और उसके साथ क्या कोफिशिएंट है y² का, वही लिखना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पे देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कौन सा टर्म है जिसमें y² है, माइनस का xy², और यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ y² क्या हो गया, बहुत ही आसान है, देखिए y² को हटा दीजिए, क्या लेफ्ट आउट है -x, यानी -x हो गया इसका यहाँ पर इस टर्म के में y² का कोफिशिएंट। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड वन पर। तो सेकेंड वन में हमारा देखिए दो टर्म्स है, लेकिन किस में हमारे केवल y² है, इस वाले टर्म में, यानी कि 5y², और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y² क्या हो गया, y² को हटा दीजिए, बाकी जो भी उस टर्म में है वो सब उसका कोफिशिएंट हो गया, यानी कि 5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन में आ जाइए। नेक्स्ट वन में कहाँ पर है हमारा y², इस टर्म में है एंड इस टर्म, यानी कि यहाँ पर हमारे पास टू टर्म्स हैं जिनमें हमारा है y²। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं इसके दोनों टर्म जो कंटेन किए हुए हैं y² को। तो टर्म्स है हमारे माइनस का 15xy² एंड प्लस का 7y²। ठीक है, अब इसमें हमने y² को हटाया तो कोफिशिएंट ऑफ y² क्या हो गया, y² को हटाते ही बचा हमारा माइनस का 15x, तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ y² इन फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड वन में देखिए y² को हटाया तो क्या कोफिशिएंट ऑफ y² आ गया, ये आ गया हमारा +7, और आप देख सकते हो सिर्फ 7 भी। ठीक है, तो थे ना बहुत ही आसान क्वेश्चंस, फटाफट सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स। ओके, आप देखिए ये जो वर्ड्स आए हैं, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ठीक है, इस मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स आपने चैप्टर में पढ़ ही लिए होंगे। चलिए फटाफट आपको रिवाइज करा देती हूँ। मोनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें होता है केवल 1 टर्म। ठीक है, बाइनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें होते हैं 2 टर्म्स। ठीक है, और ट्राइनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें होते हैं 3 टर्म्स, और मोर देन 3 टर्म्स के लिए हम यूज करते हैं अपना एक कॉमन वर्ड जो कि है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो चलिए इन्हीं डेफिनेशंस के बेसिस पर हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको हम लिख देते हैं क्या है वो एक्चुअली में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या है हमारा बाइनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे कितने टर्म्स हैं, सेकंड में एक ही टर्म है, तो ये है
मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ कितने टर्म्स है भाई, 3 टर्म्स हैं। तो ये हमारा है, देखिए एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म। विथ साइन हम लेते हैं, साइन को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। अब भाई देखिए इसमें तो केवल एक ही टर्म है कांस्टेंट वैल्यू, तो ये क्या है, मोनोमियल। सिमिलरली देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो 5th वाला हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, सिमिलरली आ जाइए 6th वन पे, ये क्या है, बाइनोमियल। 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया बाइनोमियल। सिमिलरली देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, एक है हमारा ये प्लस का 4p² और एक है हमारा माइनस का 4pq²। तो ये कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, यानी ये हो गया हमारा बाइनोमियल। इसमें देखिए एक ही टर्म है, तो ये हो गया हमारा मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर, तो ये देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म है, प्लस का a², ठीक है, और प्लस का ही b², तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। यहाँ पर भी ये हो गया बाइनोमियल। और यहाँ पर देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, यानी कि 2 हमारे वेरिएबल टर्म्स और एक हमारा कांस्टेंट। तो ये किस तरह का हो गया, ये हो गया ट्राइनोमियल। तो बहुत ही आसान थे सारे के सारे पार्ट्स, मैंने फटाफट सॉल्व कर दिया और आप सबने भी मुझसे पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। आप देखिए बच्चों, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्या होते हैं हमारे लाइक टर्म्स, चलिए फटाफट बताइए। बिल्कुल सही कहा आप सबने, लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनमें होते हैं वेरिएबल सेम और उनकी पावर्स भी सेम। यानी कि अगर एक टर्म में हमने लिख दिया चलिए xy², तो दूसरा टर्म में भी होना चाहिए हमारा x, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा दिमाग में आया है कि ये और ये सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लाइक टर्म होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए x है, x की वैल्यू यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, y है और y की भी हमारी 2 पावर है। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन अगर वेरिएबल सेम है और उनकी पावर सेम है तो वो हमारे कहलाते हैं लाइक टर्म्स। कांस्टेंट वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम इसमें नहीं देखते। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे लाइक टर्म्स ही हम अलजेब्रा में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पढ़ा है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो चलिए अब आपको समझ आ गया कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं। अब फटाफट बता देते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स वो होते हैं हमारे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जिनमें होते हैं डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट पावर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2xy² एंड 2x²y। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिफरेंट भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए भाई वेरिएबल्स, तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, यहाँ पर भी बिल्कुल हमारे एक्स वाई हैं, लेकिन फिर ये क्यों नहीं है हमारे लाइक टर्म्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर x की पावर है 1 और यहाँ पर है भाई x की पावर 2 और यहाँ पर हमारी y की पावर 2 है और यहाँ पर हमारे y की पावर है 1। तो ये दोनों इवन दो यहाँ पर सब कुछ सेम है, वेरिएबल सेम है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज भी सेम है, बट ये नहीं है हमारे लाइक टर्म्स क्योंकि पावर सेम नहीं है। तो क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो लेकिन वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम हो, तभी हम उन टर्म्स को कहते हैं अपना लाइक टर्म्स और उन्हीं को हम कर सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो चलिए कॉन्सेप्ट तो आपको रिवाइज हो ही गया होगा लाइक और अनलाइक टर्म्स का, तो इसी बेसिस पर फटाफट सारे के सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं।
तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं भाई। तो ये तो है हमारे लाइक टर्म्स, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये है हमारे लाइक, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज को तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लाइक टर्म्स। अब देखिए भाई यहाँ पर आए तो देखिए हमने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी होनी चाहिए, वेरिएबल्स देखने हैं, वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, तो ये किस तरह के टर्म्स हैं, ये हैं हमारे लाइक टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गए, अब देखिए यहाँ पर भाई न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इवन दो साइन भी सेम है, पर क्या ये लाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई वेरिएबल वैल्यूज तो डिफरेंट हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो ये हैं हमारे अनलाइक टर्म्स। चलिए अब फटाफट देखते हैं नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन में देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज को तो हमें देखना ही नहीं है, जो भी है बनी रहने दीजिए। यहाँ पर है एक्स वाई और यहाँ पर है वाई एक्स, क्या है ये हमारे लाइक टर्म्स, बिल्कुल हैं, क्योंकि भाई हमें तो अपने वेरिएबल्स और उनकी पावर्स देखनी है ना। क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर उन्होंने चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी वाई है और दोनों की पावर्स भी हमारी सेम ही है, तो ये हैं हमारे लाइक टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे भैया हमारे कांस्टेंट वैल्यूज तो चाहे कुछ भी हो बनी रहने दीजिए। यहाँ पर है एम स्क्वायर और यहाँ पर है एम और यहाँ पर है पी और यहाँ पर है पी स्क्वायर। तो देखिए वेरिएबल सेम है लेकिन हमारे वेरिएबल्स की पावर सेम नहीं है, तो क्या ये हैं हमारे लाइक टर्म्स, बिल्कुल नहीं है, तो हम लिखेंगे इनको अनलाइक टर्म्स। तो ये चीज़ आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है कि कौन से टर्म्स होते हैं भाई हमारे लाइक टर्म्स। आप देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सेम है और वेरिएबल्स भी सेम है, लेकिन अगेन पावर्स तो सेम नहीं है भाई, तो ये भी हैं हमारे अनलाइक टर्म्स। तो क्लियर हो गया ना अच्छे से ये वाला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो भाई अभी तो मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स क्या होते हैं, तो आप सबको मालूम है, तो चलिए फटाफट इसमें भी फाइंड करते हैं अपने लाइक टर्म्स को। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले अपना ए पार्ट। अब ए पार्ट में सबसे पहला हमारा है टर्म माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। अब हमें देखना है कि ये जितने भी टर्म्स दिए गए हैं इसमें हमारे एक्स वाई स्क्वायर के क्या टर्म्स हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर लिख लिया पहले, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए इसके साथ सेम ये वाला है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2xy स्क्वायर। अब और कोई भी है जिसमें है हमारा एक्स वाई स्क्वायर, कोई भी नहीं है, देखिए ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। तो चलिए ये हो गया हमारा एक, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन है हमारा वाई एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं कर देती हूँ ट्राइंगल में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप। तो अब नेक्स्ट है हमारा माइनस का 4y एक्स स्क्वायर। अब देखिए फटाफट ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें y एक्स स्क्वायर है भाई, फटाफट देखते हैं। इसमें नहीं है, 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 इसमें y एक्स स्क्वायर। देखिए ऑर्डर चेंज हो गया है लेकिन ये हैं हमारे लाइक टर्म ही, तो इसके साथ हमारा कौन सा आ गया, ये, यानी कि कॉमा 20x स्क्वायर y, ठीक है। देखिए ऑर्डर चेंज है लेकिन देखिए वेरिएबल सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है, तो ये हैं हमारे लाइक टर्म्स, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना एक्स स्क्वायर का, तो 8x स्क्वायर है यहाँ पे। अब देखिए एक्स स्क्वायर का और कहाँ पर टर्म दिख गया हमें, ये दिख गया माइनस का 11x स्क्वायर, तो ये दोनों हो गए लाइक टर्म्स। और उसके बाद हमारा ये भी है माइनस का 6x स्क्वायर, यानी कि हमें मिले अपने 3 लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपने y के, तो y में एक ये रहा, तो चलिए इसको मैं कुछ ऐसे ऐसे बना देती हूँ। अब ये 7y है। अब देखिए कोई और ऐसा टर्म है जिसमें हमारा y आ रहा है, तो इसमें तो x आ रहा है, इसमें xy आ रहा है, ये रहा देखिए, तो ये भी हमारा है लाइक टर्म्स। तो लिखेंगे 7y, y, they are like terms।
तो बच्चों अब देखते हैं अपना, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्स वाला टर्म। तो ये है हमारा जिसमें है कि एक्स कंटेन हुआ है। तो चलिए देखते हैं और कोई ऐसा टर्म है भाई जिसमें हमारा एक्स आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो एक ये है और एक ये है, तो कुछ इसको डिफरेंट डिज़ाइन बना देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे कौन कौन से कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा एक और लाइक टर्म का कॉम्बिनेशन, यानी कि माइनस का 100x, 3x, ये भी हमारे क्या है, लाइक टर्म्स, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारा क्या बचा, माइनस का 11y(x), या फिर इसको हम बोल सकते हैं माइनस का 11xy, भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई ये y(x) है, तो देखते हैं चलिए फटाफट, हमारा कोई भी ऐसा और टर्म है जिसमें xy या y(x) कंटेन हो रहा है। तो देखिए ये और ये, ठीक है। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं, माइनस 11y(x) एंड 2xy। देखिए ऑर्डर चेंज हो गया है, लेकिन हमारे y और x हैं और दोनों की पावर सेम है। तो भाई ये है हमारे लाइक टर्म्स, तो ये भी हो गए हमारे लाइक टर्म्स। तो देखिए हमने अपने पहले पार्ट में सारे के सारे लाइक टर्म्स फाइंड कर लिए और उनको लिख दिया। आई होप ये हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर। अब करते हैं इसका बी पार्ट। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अपने बी में देखते हैं पहला ही टर्म, इसमें हमारे क्या है, पी क्यू कंटेन क्यू है। अब देखते हैं कि इतने सारे टर्म्स में से कोई भी जो टर्म ऐसे टर्म्स हैं जिसमें है हमारा पी और क्यू। चलिए तो देखिए पहला तो हम यही लिख लेते हैं, तो लिख देते हैं लाइक टर्म्स, और वो क्या क्या हो गए, देखिए यहाँ पे 10pq, और अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस का 7pq, ये भी तो भाई क्या कंटेन क्यू है, p और q ही तो क्यू है, तो ये हो गया माइनस का 7qp। यानी कि इनके ऑर्डर चेंज हैं, लेकिन ये हैं हमारे लाइक टर्म्स ही, ठीक है। अब देखते हैं कोई और है जिसमें pq है, ये देखिए यहाँ पर ये है, तो इसको भी लिख देते हैं 78qp, ठीक है। अब देखते हैं कोई और टर्म है जिसमें QP है, नहीं है। तो चलिए हमारे QP वाले सारे टर्म्स लिख गए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन में क्या है, 7p, ठीक है। अब देखते हैं कौन से ऐसे और टर्म्स हैं जिसमें हमारा P है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे तो देखिए इसमें Q है, इसमें p² Q² है। देखते जाते हैं और देखिए ये मिल गया हमें नेक्स्ट वन, ठीक है। और इसके अलावा कहीं भी नहीं है P, तो ये हो गया, और एक 2405p, ठीक है। ये हो गया लाइक टर्म्स। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वन। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 8q। अब देखते हैं फटाफट भाई 8q को कंटेन क्यू है, कोई और टर्म है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला तो हमने लिख लिया 8q। अब देखते हैं, ये देखिए इसको मैंने ट्राइंगल से बना दिया। तो नेक्स्ट आ गया हमारा माइनस 100q, कॉमा, ठीक है। और कोई है जिसमें हमारा q है, तो और कोई नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वन, माइनस p² Q²। तो इसको मैं बना देती हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। तो माइनस अब देखते हैं, चलिए भाई माइनस मतलब p² Q² कंटेन क्यू है, कोई और टर्म है या नहीं है। तो देखिए जैसे ही हम आगे बढ़े हमें दिख गया ये भी क्या है, p² Q² ही तो है, ऑर्डर केवल चेंज हुआ है, ठीक है। तो लिख देते हैं 12q² p², ठीक है। यानी कि वेरिएबल सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, कोई और है जिसमें हमारा p² Q² है। तो भाई हमारे पास अब और कोई नहीं बचा है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पर। यहाँ से देखिए ये सारे कंप्लीट हो गए। अब भाई ये है हमारा केवल कांस्टेंट, तो इसको मैंने बना दिया कुछ इस तरह से
कुछ और डिज़ाइन। तो चलिए नेक्स्ट हमारे लाइक टर्म हो गए कांस्टेंट वैल्यूज ही। तो चलिए लिखते हैं ऐसे और टर्म्स जिसमें है केवल कांस्टेंट वैल्यू। तो ये है -23। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़े तो भाई देखते ही हमें लग गया कि ये वाला जो है ना इसमें भी है कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हो गया 41। ठीक है, अब देखिए कोई और ऐसा हमारे पास टर्म नहीं है जिसमें केवल हो कांस्टेंट वैल्यू। तो ये भी ओवर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आए हम अपना -5p², यानी कि इसको मैं बना देती हूँ एक ओवल शेप। ठीक है, अब ये देखिए लाइक टर्म्स लिखा है यहाँ पर। अब देखिए और कोई टर्म है जिसमें p² है भाई, तो माइनस का 5p² तो हमने लिख ही लिया। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं फटाफट। तो देखिए लास्ट टर्म जो है ये वही है हमारा p² को कंटेन किए हुए। तो ये हो गया इसका एक और लाइक टर्म। ठीक है, ये कर लिया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन देखिए यहाँ से ये सारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब आया हमारा नेक्स्ट p²q, यानी कि ये वाला। अब इसको मैं बना देती हूँ कुछ इस तरह से शेप। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा 13p²q लाइक टर्म्स लिखे। अब इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा टर्म है जिसमें हमारा p²q आ रहा है, तो भाई देखिए इसके नेक्स्ट वाला ही है ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों किस तरह के टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स। क्योंकि देखिए ऑर्डर चेंज है लेकिन देखिए QP और p² है भाई, p² है Q है, तो देखिए दोनों ही हमारे हो गए लाइक टर्म। तो ये हो गया 13p²q और हमारा QP²। तो देखिए देख लेते हैं फटाफट, सारे के सारे टर्म्स लिख लिए हमने अपने लाइक टर्म्स, बिल्कुल लिख लिए। तो ये हो गया हमारा इसके बी पार्ट का सॉल्यूशन। तो देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको हो गया होगा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर। तो भाई बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा और सॉल्व किया होगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।